Dear friends, welcome to Gyan Garden. Today, Gyan Garden deeply mourns the demise of the precious people, particularly our student of Karnataka. And we hope the sooner the war ends, the better for mankind. Today, in the context of the ongoing situation, we are going to learn some phrases, some idioms, and some proverbs. Okay, particularly we are going to dwell upon idioms and proverbs. Okay, first of all, let us consider what a phrase is. So, grammatically, a group of words which conveys some sense, which makes sense but not complete sense, is called a phrase. The sun rises in the east, for example. The sun rises in the east. ओके हम अगर इसमें केवल इन द ईस्ट को देखें, व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मेक एनी सेंस, ओके, एनी कंप्लीट सेंस. इन द ईस्ट पूरब में, बट ये पूरा कोई सेंटेंस क्या है, ये मीनिंग क्या देना चाहता है? लेकिन जो ही हम कहते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो एक मीनिंग आता है, एक सेंटेंस का सेंस पूरा आता है. तो जब पूरा सेंस आए तो वह सेंटेंस हो गया. और उसी सेंटेंस का जब कोई छोटा सा ऐसा पार्ट है जिससे थोड़ा मीनिंग तो आता है बट कोई सेंस उससे पूरा निकल करके नहीं आता, ठीक है, उसको हम फ्रेज कहते हैं. फ्रेज कितने टाइप्स के होते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी और क्लास में. आज हम यह देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल आप इस बार के संदर्भ में ही लीजिए. स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स, द स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट गेटिंग होम. अब केवल आप स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स, अटके हुए फंसे हुए छात्र, इतना कह के रुक जाते हैं. इससे भी कुछ कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है. ओके, तो यह भी एक फ्रेज हुआ. इसी तरह से अगर केवल आप यह कंसीडर करते हैं वरीड अबाउट गेटिंग होम, इससे भी पूरा मीनिंग, पूरा सेंस इससे नहीं निकलता है. तो यह भी फ्रेज हुआ. लेकिन जो ही हमने पूरा कह दिया द स्ट्रैंडेड स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट, ओके, गेटिंग होम, तो इसका एक सेंस हो गया पूरा और इसे हम सेंटेंस कहेंगे. लेकिन वैसे किसी भी एक छोटे पार्ट को जिससे कोई सेंस नहीं निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? खास करके जिसमें अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हो, उसमें उस छोटे से पार्ट में उसको हम फ्रेज कहते हैं. अगला हम आइए देखते हैं इडियम किसे कहते हैं. तो इडियम का हम पहले एक डिफिनीशन देखें, परिभाषा देखें. एन इडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which conveys a meaning that is quite different from the literal meaning of individual words. किसी इडियम में जो इंडिविजुअल वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उसका अगर आप मीनिंग देखें और उससे आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा. इडियम का एक अलग से कोई फिगरेटिव मीनिंग, कोई स्पेशल मीनिंग होता है. ओके, और इडियम को भी कुछ लोग कहावत कर देते हैं और बाद में हम प्रभाव देखेंगे उसको भी कुछ लोग कहावत करते हैं. और कभी कभी तो फ्रेज और इडियम को आप कई लोग एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन फ्रेज अलग है, इडियम अलग है. आइए हम आज के माहौल में कुछ जो रिलेवेंट इडियम्स हो सकते हैं उनको देखें. तो जैसे सबसे पहले हम देखें आर्म चेयर क्रिटिक, ARM, आर्म चेयर क्रिटिक. ओके, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हैं who are not aware of the complete situation and still they are, okay, venting their views.
Okay, sometimes running down the government is doing little and that also too late, like इस तरह की बातें आ रही हैं। तो जब हम चुपचाप आराम करते हुए कुर्सी पर और कुछ न कुछ ओपिनियन अपना देते रहते हैं बिना जानकारी के, तो वैसे लोगों को हम कहते हैं आर्म चेयर क्रिटिक। ओके, और ये आर्म चेयर क्रिटिक जो है दे आर फोमेंटिंग ट्रबल समटाइम्स, तो है इससे काफ़ी कंट्री को भी नुकसान होता है और एक नासमझी बनती है। ओके, इस तरह से और भी इडियम्स हैं जो आज के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। जैसे एक हम देखें, टू रब समवन द रंग वे। टू रब समवन द रंग वे। ओके, टू रब someone the wrong way। किसी को चिकोटी काट लेना, किसी को बार बार थोड़ा उसमें खींच पैदा कर देना, उससे कुछ इस तरह से मजाक कर लेना, उसको इरिटेट कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं टू रब समवन द रंग वे। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ऑल दीज ईयर्स Ukraine have been running, rubbing Russia the wrong way। ओके, तो क्या हुआ, हमेशा चिकोटी काट लेने से रसा को हो सकता है कि खींचाया हो, और व्हाट इज द रिजल्ट यू सी। टू रब समवन द रंग वे मीन्स चिकोटी काट लेना, ठीक है, गुदगुदी लगा देना, ओके, जिससे किसी को इरिटेशन हो। अगला हम एक और वर्ड देखते हैं, ये एक और इडियम देखते हैं, जैसे द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम। ओके, नाउ दिस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बिटवीन Russia and Ukraine, okay, was a reality। लेकिन यह जो है समस्या थी, ओके, द डिसकॉन्टेंट वाज ब्रीविंग। जो झगड़ा है वो धीरे धीरे वो उबल रहा था, लेकिन बहुत सारे हमारे वर्ल्ड कम्युनिटी में ऐसे लोग थे, ओके, इन लोगों ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि देयर वॉज ए बिग एलिफेंट इन द रूम। ओके, द डिसकॉन्टेंट बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन was just like the big elephant in the room। okay, but we tried to look sideways। okay, so if you are faced with a big problem but you want to ignore that problem, you look sideways। okay, so this is called an elephant in the room। okay, you should not ignore such problems। okay, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम कहते हैं द एलिफेंट इन द रूम। आइए हम अगले एक आध और इडियम को देखें, जैसे कैनन फॉडर। CANNONFODDER। ओके, फोर्सेस, ओके, soldiers are being used by the politicians like cannon fodder। जैसे तोप में हम गोली डालते हैं, चारा डालते हैं, ठीक है, और उसको हम उससे लोगों को मारते हैं, तो तोप का चारा बनाना, ओके, तोप का गोला समझ करके उसका यूज़ करना, इसके लिए हम कहते हैं कैनन फॉडर। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ अ डेज। ओके, soldiers are being used like cannon fodder, okay, in the wars। okay, now all bark no bite। वर्ल्ड कम्युनिटी ने ऐसा समझ लिया कि
if Russia is threatening Ukraine, all bark no bite. ओके, ये केवल बार्किंग है, काटेगा नहीं. इट इज ऑल बार्क नो बाइट. बट अल्टीमेटली क्या हुआ? केवल बार्किंग तक सीमित नहीं रहा, उसने काटा भी और आखिर लड़ाई छिड़ ही गई. ओके, सो ऑल बार्क नो बाइट का मतलब कि केवल कोई भूखता हो और काटता नहीं हो, उस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं. ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग idiom, you must have heard of the chilling weather of Ukraine. Okay, -10 degrees centigrade or something like that. ऐसा जब टेम्परेचर हो, काफ़ी ठंडक हो, बहुत ज़्यादा ठंडक हो, बर्दाश्त करने की सीमा से बाहर हो, तो उसी सिचुएशन के लिए हम कह सकते हैं ब्रास मंकी वेदर. BRASS, ब्रास मंकी वेदर, ब्रास मंकी वेदर. ओके, ये सर्टेन काइंड के मंकी होते हैं और यह माना जाता है कि मंकी को फिजिकली ये एक तरह से उसके कुछ सर्टेन पार्ट्स को ये जमा देगा. तो ब्रास मंकी वेदर का वैसे संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है. ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज़ नहीं होता है. ब्रास मंकी वेदर उस सिचुएशन के लिए जहाँ हाड़ कपा देने वाली ठंडक हो, जहाँ पर जमा देने वाली ठंडक हो, उसके लिए आप कह सकते हैं ब्रास मंकी वेदर. ठीक इसी तरह से अगर जून का, जुलाई का आपके यहाँ खास करके इंडिया में जो इस इलाके में जो वेदर होता है तो काफ़ी गर्मी पड़ती है उसमें, आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं डॉग डेज ऑफ समर. डॉग डेज ऑफ समर मतलब काफ़ी उबाऊ गर्मी, भयानक गर्मी, इसके लिए आप कह सकते हैं डॉग डेज ऑफ समर. और ठीक इसके उलट काफ़ी ठंडक, भयानक ठंडक, उसके लिए आप कह सकते हैं ब्रास मंकी वेदर. ओके, एक और इडियम को देखें. यह इडियम है जैसे सिल्वर बुलेट. आप जब किसी ऐसे सॉल्यूशन की तलाश में हो कि लगे कि इससे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, एकदम जादू के छड़ी की तरह, सिल्वर बुलेट, एकदम मैजिकल सॉल्यूशन, सिल्वर बुलेट, SILVER, सिल्वर बुलेट. अब देखने से तो लग रहा है कि बुलेट की बात हो रही है, ये गोली की बात हो रही है, लेकिन सिल्वर बुलेट का मतलब होता है, ठीक है, कोई मैजिकल सॉल्यूशन. तो अभी हमको लग रहा है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट एनी सिल्वर बुलेट टू रिजॉल्व द war situation between Russia and Ukraine. ओके, तो सिल्वर बुलेट का मतलब कोई मैजिकल सॉल्यूशन. नाउ अब हम थोड़ा देखें, सबसे सिंपल आप ये देख लें. आप हमेशा कहते हैं इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. क्यों कहते हैं, कब कहते हैं? जब मूसलाधार बारिश होती है. तो कैट्स एंड डॉग्स का तो मतलब बारिश से कोई मतलब है नहीं. तो यह एक फिगरेटिव यूज़ हुआ, यानी क्लियर हो गया कि इडियम्स में जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनका जो लिटरल मीनिंग होता है उससे बिल्कुल हट करके पूरे इडियम का एक मीनिंग होता है जो एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, अलंकारिक मीनिंग होता है. ठीक है. और अब हम आगे कुछ प्रोवर्ब्स के बारे में चर्चा करें. प्रोवर्ब्स मीन्स कहावत. प्रोवर्ब मीन्स कहावत. प्रोवर्ब को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेइंग्स, ओके, कुछ किसी ने कहा, वर्षों से कहा जा रहा है, वहाँ के सिचुएशन में, ठीक है, बुद्धिमान लोगों ने कुछ कहा, उसको आप जो है कहते आ रहे हैं, उसको आपने मान्यता दे रखी है वैसे कुछ कहावतों को. तो सेइंग्स विच एक्सप्रेस सम वेल नोन ट्रूथ, जिससे कुछ वेल नोन ट्रूथ का पता चले,
ठीक है, या कोई मोरल लेसन का पता चले। और मोरल लेसन्स इन ए फ्यू वर्ड्स, जब कम ही शब्दों में आप कुछ ऐसा कहते हैं जिसमें कोई मोरल लेसन छिपा हो, ओके, या इस तरह से कोई वेल नोन ट्रूथ छिपा हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। अभी एक मुहावरा काफ़ी देख रहे हैं कि कल ही से काफ़ी धूम मचाया हुआ है इस मुहावरा ने। तो जोगी जी को लोग इंटरव्यू में सुन रहे थे और उन्होंने एक मुहावरे का प्रयोग कर दिया कि जैसे चोर को चांदनी रात अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कि ए थीफ डजंट लाइक मूनलिट नाइट, क्योंकि चांदनी रात में उसे कठिनाई होती है। उन्होंने अपना किसी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अपने अपोनेंट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया हो, बट ये देखिए ये काफ़ी विटी सेइंग है कि चोर को अजोर अच्छा नहीं लगता है, यानी चोर को चांदनी रात जो है वो भी अच्छी नहीं लगती है। क्लियर? तो ये बहुत ही एक मज़ेदार मुहावरा है, तो अभी कहावत है जो अभी काफ़ी कल से इसको लोग सुन रहे हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे अभी अपने खास करके कुछ सर्टेन स्टेट्स की हम चर्चा करें, खास करके एक स्टेट में, तो वहाँ हेलीकॉप्टर से शराब की निगरानी की जा रही है कि कहीं शराब तो नहीं बन रहा है। तो इसके लिए भी आप ऐसा देखें कि बहुत बड़े साधन का उपयोग करके आप कोई छोटा काम कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में क्या प्रोवर्ब्स हो सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन के लिए कल ही मुझे एक प्रोवर्ब पढ़ने को मिला कि जैसे हाथी पर चढ़ कर के किसी टिड्डे को पकड़ना, ओके, राइडिंग एन एलिफेंट टू कैच अ ग्रास हॉपर। ये बहुत अच्छा है। राइड एन एलिफेंट, राइड एन एलिफेंट टू कैच अ ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर आपने देखा होगा, ग्रास हॉपर से काफ़ी नुकसान होता है फसल को, टिड्डा जिसे कहते हैं। तो हाथी पर चढ़ करके टिड्डा को पकड़ना, एक इसी से मिलता जुलता एक अच्छा और प्रभाव हो सकता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि तोप से मक्खी को मारना, इसका भी इस्तेमाल टू किल अ फ्लाई विथ ए कैनन बॉल। तो ये जो हुए ये क्या हो गए, ये प्रोवर्ब्स हो गए। अब आइए हम कुछ और प्रोवर्ब्स को देखें। ठीक है, अभी आपने देखा किल अ फ्लाई विथ ए कैनन बॉल, तोप से मक्खी को मारना, यानी बहुत बड़े साधन का इस्तेमाल करके किसी छोटे चीज़ को जो है वो सॉल्व करना। ओके, अब आप देखें और कुछ प्रोवर्ब्स को, खास करके आप कहते हैं कि अगर समय पे आपने थोड़ा इसको देख लिया होता तो बाद में इतना जो है इस पर खर्च नहीं होता, ये बाद में समस्या इतनी, आपका कोई शर्ट है, कोई कपड़ा है, अगर उसमें एक ही कहीं एक जगह सिलाई हटी हुई है, अगर आपने उसको प्रॉपरली उसी समय स्टिच कर दिया तो बाद में वो सिलाई और ज़्यादा नहीं खुलती। सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, अ स्टिच, ये काफ़ी पहले से हम लोगों ने इसको अपने हाई स्कूल में भी पढ़ा था। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। क्लियर? इससे ये पता चलता है कि आपने अगर समय रहते कोई काम, ठीक है, किसी कमी को दूर कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर लिया, तो बाद में वह प्रॉब्लम आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं जाएगा। ओके, अब एक और बहुत अच्छा जो खास करके इस वार के संदर्भ में है, आइए उसको देखते हैं। इस वार के संदर्भ में जैसे आपने पहले तो सुना ही होगा, लोग प्रायः कहते हैं कि ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, यानी प्रेम में और युद्ध में सब कुछ फेयर है, सब कुछ जायज़ है। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, अनफेयर है, बहुत फेयर नहीं है। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता वार हैज़ नो आइज, वार हैज़ नो आइज।
इस तरह से प्यार अंधा होता है, उसी तरह से युद्ध भी अंधा होता है और यह भला बुरा, अच्छे बुरे की पहचान नहीं करता. एंड दैट इज़ वाई वी हैव लॉस्ट our student from Karnataka. Okay, once again I deeply mourn the demise of that boy. So हम आशा करते हैं कि इस सेशन में खास करके आपको इडियम्स और प्रोवर्ब्स के बीच का मीनिंग क्लियर हो गया होगा और अगले सेशन में हम फिर इससे कुछ मिलता जुलता वर्ड्स को सीखेंगे. I hope you have enjoyed the session. So please do like this video and subscribe to my channel. Thank you.